हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद शिल्पी। और आज का जो वीडियो है ये आपका कोई भी सेशन नहीं है, लेक्चर सेशन नहीं है, बल्कि ये आपको इंग्लिश की आपकी प्रिपरेशन कैसे करनी है उसकी टिप्स हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि मैम प्लीज़ बता दीजिए कि कैसे इंग्लिश का कैसे करें। आप तो करा ही रही हैं, सीरीज़ तो बहुत अच्छी है, बेनिफिशियल है, आप वो तो हम डेली देख ही रहे हैं। इसके अलावा भी थोड़ा हम घर में किस बुक से पढ़ लें या कैसे हमें क्या करना है, तो उसके लिए मुझे ये बनाना पड़ रहा है वीडियो, ताकि आप लोग को थोड़ी सी और हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो समझते हैं इसमें हम क्या समझेंगे कि कैसे प्रिपेयर करना है। सबको पता है अच्छा अच्छा खासा वेटेज है, इंग्लिश पढ़नी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि 50 में से कुछ नहीं तो 45 प्लस तो लाना ही लाना है। उसके लिए क्या है, सबसे पहले आज बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। ठीक है, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। ठीक है, देखिए वोकैब का सेशन तो हमें लग रहा है हमारे चैनल पे काफ़ी अच्छा वोकैबुलरी तो मैंने काफ़ी ज़्यादा और बहुत सारा सब कुछ पढ़ा दिया है। थोड़ा सा ग्रामर की बात कम हो पाई है, क्योंकि अब वैसे वोकैबुलरी का सेशन खत्म हो जाए। आज डे 6 में हम लोगों ने करेक्टली स्पेल्ड खत्म कर लिए हैं। अब इसके बाद सिनोनिम्स बचे हैं वोकैबुलरी सेशन में, वो हो जाएंगे, और एक दिन वो हो जाएंगे क्या बोलते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स। ठीक है, इन दोनों के बाद फिर बचे हुए टाइम में जो है हमें ग्रामरी करनी है उसमें। ठीक है, उसमें हम लोग यही सब करेंगे, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव और ग्रामर वगैरह की प्रैक्टिस करनी है, स्पॉट द एरर वगैरह की। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार बताने के लिए बता देती हूँ कि ग्रामर से पहले, इसलिए आज मैंने पहले ग्रामर का सेशन लिखा है, पहले ग्रामर की बात कर लेते हैं, क्योंकि वोकैब्स तो इस चैनल पर बहुत अच्छे से हो गया कंप्लीट, थोड़ा सा ग्रामर का पोर्शन कुछ रह गया है, तो अब आगे उसके लिए परेशान मत होइए, ग्रामर पूरी करा दी जाएगी कंप्लीट। लेकिन फिर भी एक बार समझ लीजिए कि एग्जैक्टली पेपर का पैटर्न क्या होगा, कैसा क्या आएगा। तो ठीक है, तो देखिए जो सबसे पहला टॉपिक है वो आपका है सेंटेंस अरेंजमेंट। ठीक है, ग्रामर में आपका सेंटेंस अरेंजमेंट पूछा जाता है। कैसे सेंटेंस अरेंजमेंट पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाता है, आपको एक सेंटेंस लिख के दे देंगे आगे पीछे। ठीक है, 4 पार्ट्स में ABCD करके, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए लिख दिया कि आई एम गोइंग टू द टेम्पल। ठीक है, इसमें क्या कर दिया, टू द टेम्पल A नंबर डाल दिया, गोइंग B नंबर डाल दिया। ऐसे करके आपको क्या करना है, सेंटेंस को रीअरेंज करना है कि कौन सा वाला पार्ट पहले आएगा, ताकि पूरा सेंटेंस बन जाए, पूरा उसका कंप्लीट सेंस निकल जाए। ठीक है, ये हो गया आपका सेंटेंस अरेंजमेंट। ठीक है, तो सेंटेंस अरेंजमेंट के मान लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आपके सेंटेंस अरेंजमेंट के आराम से आते हैं पेपर में, जिसमें आपको सेंटेंस को अरेंज करना पड़ता है कि कौन सा वाला पार्ट पहले आएगा, कौन सा वाला पार्ट बाद में आएगा, ABCD करके इसको लगाना पड़ता है, ताकि पूरे सेंटेंस का एक कंप्लीट मीनिंग निकल सके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स आता है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा अलग से समझाती हूँ, इसलिए अलग से समझाती हूँ क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स कम से कम पूछे जाते हैं आपके 4-5, कितने पूछे जाते हैं, आराम से आपके मान लीजिए कि 4-5 फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें क्या किस तरह से पूछा जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए कुछ भी पूछ सकते हैं। कुछ भी का मतलब देखिए कैसे पूछते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में जैसे मान लीजिए कभी आपकी वर्ब फिल करने को आ जाएगी। ठीक है, कभी आपको प्रीपोजिशन फिल करने को आ जाएगा। ठीक है, कभी आपके होमोफॉर्म्स जो होते हैं, ठीक है, जो ऐसे वर्ड्स जिनकी क्या होती है, जिनकी स्पेलिंग भी अलग होती है, मीनिंग भी अलग होती है, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। ठीक है, उनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। यानी कि जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इलिसिट इलिसिट के सारे होते हैं आपके, जैसे इलिसिट इलिसिट होता है, ELI वाला एक होता है, एक ILLI का से होता है, एक ELICIT इलिसिट, और एक होता है ILLICIT इलिसिट। इससे पिछली बार पेपर में आया भी था, आर के 2020 वाले पेपर में। इसी तरह एक होता है आपका बॉर्न BORN, और एक होता है आपका BORNE। इसी तरह कई सारे, एक होता है आपका बेल, एक होता है बेल, एक होता है BAIL, एक होता है BALE। ऐसे बहुत सारे होमोफॉर्म्स होते हैं। ठीक है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी बोलते हैं इनको। तो इस कभी कभी इस तरह का फिल करने को आ जाता है, कभी कभी प्रीपोजिशन फिल करने को आ जाता है। कि एग्जाम्पल जैसे समझ लेते हैं, लास्ट ईयर के पेपर में जैसे आया था, एक लास्ट ईयर के पेपर में आपको प्रीपोजिशन से, इसमें ज़्यादा प्रीपोजिशन पे ध्यान रखिएगा, इसमें प्रीपोजिशन से कम 2 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के आराम से आ जाते हैं। प्रीपोजिशंस जो होती हैं आपको फिल करनी होती है, एन, एट, इन, ऑन। ठीक है, नेवरदलेस, फॉर, लास्ट, इफ, इस तरह के प्रीपोजिशन से आ जाते हैं। फिर वर्ब भी फिल करने को कभी कभी इसमें आ जाती है, वर्ब आ जाती है, एडजेक्टिव, यानी पार्ट ऑफ स्पीच तो कोई भी दे सकता है। ठीक है, वर्ब, एडजेक्टिव, इन सब पे क्वेश्चन बनता है। तो ये हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इससे 2-4, इससे मान लीजिए कि फिल इन द ब्लैंक्स से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका पैरा कंप्लीशन। ठीक है, पैरा कंप्लीशन आ जाता है कभी कभी, वैसे तो इसमें आरो यारो में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बट स्टिल आ सकता है, इसलिए मैंने उसको इस पर डाला है। पैरा कंप्लीशन में क्या कि आपको एक पैराग्राफ, जैसे कि बड़ा सा मान लीजिए कि पैराग्राफ पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ लिखा हुआ है पैरा, फिर बीच में आपको एक डैश दे दिया, फिर आगे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, पहले कुछ लिखा हुआ है, बाद में कुछ लिखा हुआ है, बीच में डैश, फिर इसी तरह आगे फिर कुछ लिखा हुआ है, फिर आपको बीच में डैश दे दिया, फिर आगे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना, जो डैश होता है इसमें आपको फिल करना पड़ता है, जो भी उसमें नीचे ऑप्शंस रहते हैं उसमें से आपको बताना होता है कि इसमें कौन सा आएगा। वैसे आरो यारो में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बट स्टिल क्योंकि इस बार पहली बार NTA पेपर करा रही है, तो कुछ थोड़े बहुत चेंजमेंट हो भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल फिक्स जिस हिसाब से पहले से पेपर बनता आ रहा है बिल्कुल सेम वही पैटर्न आ जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि NTA करा रही है तो वो हो सकता है कि कुछ पैटर्न में इधर उधर कर दे, तो हो सकता है कि इस बार आपका इसी तरह, जैसे कि
एक होता है पैसेज है ना, जो पैसेज से आपको क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है, वो भी इसमें बहुत नहीं पूछा जाता है। आरओ में तो आया ही नहीं था, एआरओ में आया था 2019 वाले में, लेकिन इस बार पैसेज आने की भी चांसेस है। ठीक है, तो दूसरा आपको समझ में तीसरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा टॉपिक आपका क्या था? तीसरा टॉपिक था पैरा कंप्लीशन। ठीक है, एक पैराग्राफ दिया जाएगा आपको, बीच में उसको आपको कंप्लीट करना रहेगा। उसमें इन, ऑन, प्रीपोजिशन या जो भी चीज़ फिल करने की होगी, वो कैप से भी मोस्टली पैरा कंप्लीशन में आपको वो कैप्स भी फिल करने होते हैं, इसलिए जो वो कैप्स हम लोगों ने पढ़ी है वो इसमें भी बहुत सारा आपको बेनिफिशियल होने वाली है। वो कैप्स केवल अलग से वो कैप्स के फॉर्म में तो पूछी ही जाती है, साथ साथ पैरा कंप्लीशन के फॉर्म में भी पूछी जाती है। नेक्स्ट देखिए, ज्वाइनिंग सेंटेंसेस। कभी कभी क्या आता है कि दो सेंटेंस आपको अलग अलग लिख के दे देगा और उसको आपको आपस में क्या करना होता है? ज्वाइन करना होता है। क्या करना होता है? ज्वाइन। ठीक है, मान लीजिए एक सेंटेंस आपको दे दिया कुछ, उसके बाद एक सेंटेंस आपको दे दिया कुछ, अब फिर बोल रहा है कि इन दोनों को आप ज्वाइन करिए। वो आपको कंजक्शन यूज़ करके ज्वाइन करना है कि कैसे करना है, वो आपको सेंटेंस देख के, मतलब ऑप्शन देख करके समझना पड़ता है। ठीक है, तो एक आपका तीसरा टॉपिक कौन सा हो गया? ज्वाइन द सेंटेंसेस। नेक्स्ट देखिए, एरर करेक्शन। एक आपका एरर करेक्शन का, देखिए दो मैंने इसलिए दोनों को साथ में लिखा है, इसमें दोनों में डिफरेंस। अच्छा हाँ, ये बता दूं, इसका देखिए पैरा कंप्लीशन का ये मान लीजिए ज्वाइन, और पैरा कंप्लीशन और ज्वाइनिंग सेंटेंसेस का आप ये मान लीजिए कि दो दो एक एक क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं, पैरा कंप्लीशन में तो मतलब पूरा फिल करने के लिए होते हैं, तो जितने कई सारे भी ऑप्शन हो सकते हैं। ज्वाइनिंग सेंटेंस में भी एक से दो आपका आराम से आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एरर। अच्छा, ये वाला जो एरर करेक्शन और स्पॉट द एरर है, इसको मैंने एक साथ इसलिए लिखा है, देखिए दोनों में फ़र्क होता है। एक में आपसे पूछा जाता है एरर करेक्शन। ठीक है, एरर करेक्शन मतलब देखिए कैसे, एक में आपसे पूछा जाता है एरर करेक्शन, मतलब मान लीजिए कि लिख के आया, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए लिख के आया सीता, ठीक है, सीता, और मान लीजिए आर लिख दिया उसने, आर गोइंग टू। ठीक है, आपको इसमें करेक्शन करना है। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लिया है समझाने के लिए, आर गोइंग, तो यहाँ पे आप क्या करेक्ट करेंगे? उसमें लिख देगा करेक्ट द सेंटेंस। तो आपको पता है कि आर नहीं होगा, सीता सिंगलर है, इसलिए इसमें इज होगा, तो आपने वहाँ पे क्या करेक्ट कर दिया? इज। ठीक है, तो कभी कभी उसमें नीचे ऑप्शन लिखा, आपको ऑप्शन लिख के आ जाएगा कि व्हाट इज़ द राइट आंसर, उसमें इज दे देगा, एम दे देगा, हैज़ दे देगा, हैव दे देगा। ठीक है, तो उसमें से आपको इज चूज़ करना होगा। ये होता है आपका, ये कौन सा होता है? ये होता है आपका करेक्ट वाला। ठीक है, कौन सा? एरर करेक्शन, कि आपको एरर को करेक्ट करना है, एरर को सही करना है। इसी से सेम रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है स्पॉट द एरर। ठीक है, स्पॉट द एरर में देखिए क्या फ़र्क होता है। स्पॉट द एरर में कुछ नहीं, इसमें आपको क्या था कि करेक्ट फॉर्म भरनी थी, कि कौन सा सही है ये बताना था। स्पॉट द एरर में मान लीजिए ऐसे लिख दिया उसने, वही सेम एग्जाम्पल लेती हूँ, सी लिख दिया, सीता आर गोइंग, ठीक है, टू टेम्पल, मान लीजिए ये लिख दिया सीता आर गोइंग टू टेम्पल। ठीक है, फिर क्या कर दिया, ऐसे ऐसे दे दिया, इसमें ए पार्ट डाल दिया, इसमें बी डाल दिया, इसमें आपका सी नंबर डाल दिया। इसमें आपको जो स्पॉट द एरर है, इसमें केवल आपको बताना है कि किस पार्ट में गलती है। तो आपने देखा सीता, फिर आपने देखा आर, अरे नहीं नहीं, यहाँ तो इज होगा, तो गलती किस पार्ट में हो गई? बी। तो आप नीचे जहाँ पे बी ऑप्शन होगा वहाँ पर क्या कर देंगे? वहाँ पे टिक लगा देंगे। तो दोनों में क्या फ़र्क है? एक में आपने केवल बताया कि कहाँ पे गलती है, और दूसरे में आपने क्या किया कि बताया तो कहाँ पे गलती, प्लस साथ साथ उसका सही फॉर्म भी आपको फिल करना है। तो ये दोनों इसलिए मैंने साथ में लिए, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि एरर करेक्शन और स्पॉट द एरर में क्या फ़र्क होता है। आप आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक, एक क्वेश्चन आपका बनता है ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे क्वेश्चन बनता है? ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन का मतलब आपको ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो भी आपका सेंटेंस दिया उसको आपको चेंज करना है, उसको बदलना है, ट्रांसफॉर्म करना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे देख लीजिए, पिछली बार जो आरओ में आया था वो तो आपका ये आया था कि आपको एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का दे दिया गया था, और आपसे उसने बोला था कि इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करिए, पास्ट इंडेफिनिट में उसको ट्रांसफॉर्म करिए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए उसमें लिखा था, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, जैसे मान लीजिए उसमें लिखा था राम हियर्स आ स्ट्रेंज नॉइस। ठीक है, इसमें आपको क्या लिखा? राम हियर्स अ स्ट्रेंज नॉइस। ठीक है, हियर से सबको समझ में आ रहा होगा ये कैसा सेंटेंस है? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब इसमें ऊपर उसने लिख दिया था इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करो, तो सबको पता है जो पास्ट इंडेफिनिट होता है उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। तो हियर का क्या हो जाता है वहाँ पे? यहाँ पर हियर का हर्ड हो गया। ठीक है, इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि पास्ट से आपको प्रेजेंट से पास्ट में दे, कुछ भी हो सकता है कोई सेंटेंस लिख दे आपको उसको निगेटिव में चेंज करने को दे दे, कोई सेंटेंस लिख दे आपको उसको क्या बोलते हैं किसी एंटरोगेटिव में चेंज करने को दे दे, तो वो आपका हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, यानी सेंटेंस को चेंज करना। ये भी आपसे 1 से 2 क्वेश्चन इसके भी आराम से पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 से 2 इसके भी पूछे जाते हैं। स्पॉट द एरर के भी 2 से 3 क्वेश्चन मान लीजिए आराम से आ जाते हैं, और एरर करेक्शन 1 से 2 इसके भी आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका एक्टिव पैसिव। सबको पता है एक्टिव पैसिव के लगभग 2 क्वेश्चन आराम से आते हैं पेपर में। ठीक है, 2 क्वेश्चन मान के चलिए। एक्टिव पैसिव मैंने पढ़ा रखा है चैनल पे, जिसने ना पढ़ा हो प्लीज़ वो एक्टिव पैसिव वाला जरूर देख लीजिएगा, आपको पूरा एक्टिव पैसिव अच्छे से समझ में आ जाएगा जो आपके पेपर में जिस तरह का आता है। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव से आपके 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट है आपका इनडायरेक्ट डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोल सकते हैं। इसमें भी क्या है, ये अभी मैंने नहीं पढ़ाया, इसका 1-2 दिन में आज या कल मैं इसका वीडियो डाल दूंगी इनडायरेक्ट डायरेक्ट का। इनडायरेक्ट डायरेक्ट में भी क्या होता है, आपका एक सेंटेंस आपको दिया जाता है, लिख करके उसको आपको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, आपको एक सेंटेंस लिख करके दे देगा, उसमें आपको बोलेगा कि इसको चेंज करिए
और इसी तरह एक्टिव पैसिव जो बताया है उसमें भी यही करेगा कि एक्टिव दे देगा, पैसिव बनाना रहेगा। और इनडायरेक्ट डायरेक्ट में भी यही करेगा कि आपको डायरेक्ट का दे देगा। जैसे मान लीजिए लिख दिया, एग्जाम्पल के लिए ले लेती हूँ मिस्टर, एग्जाम्पल भी वही उठा रही हूँ जो पिछली बार पेपरों में आए हुए हैं, ताकि आपको लेवल भी समझ में आ जाए कि किस तरह का आता है। मान लीजिए लिख दिया मिस्टर माथुर सेड आई वॉन्ट टू मीट योर पेरेंट्स, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने ये पढ़ाया नहीं है इस चैनल पे भी, मतलब इसकी वीडियो नहीं आई है, 1-2 दिन में पढ़ा दूंगी। एक्टिव पैसिव अभी खाली पढ़ाया हुआ है, तो देख लीजिएगा उसको जिसको ना आता हो तो, ठीक है। आई वॉन्ट टू मीट योर पेरेंट्स, ठीक है, क्योंकि अभी पढ़ाया नहीं तो समझा दे रही हूँ। जब इनडायरेक्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, जैसे लिख के आ जाएगा कि चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना है, तो ठीक है। तो ये जो क्या होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, वो आपका किस में चेंज हो जाएगा, आपका पास्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये वांट लिखा हुआ है, ये आपका क्या हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा मिस्टर माथुर सेड दैट ही वांटेड टू मीट माय पेरेंट्स। और ये जो ये होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में इन्वर्टेड कॉमा के जो सबसे पहला आता है आपका नाउन प्रोनाउन, ठीक है, तो वो आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये मैं जब पढ़ाऊंगी तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने भी केवल रिव्यू दे दिया कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसका बन जाएगा मिस्टर माथुर सेड दैट ही वांटेड टू मीट माय पेरेंट्स। ये हो गई आपकी ग्रामर सेक्शन की बात। इसके अलावा एक चीज़ और समझ लीजिए ग्रामर सेक्शन में, एक चीज़ और भी इसके अलावा मैंने बताया कि कभी कभी कंप्रीहेंशन भी आ जाता है, पैराग्राफ, ठीक है। कंप्रीहेंशन मतलब आपको लिख के दे देगा, कंप्रीहेंशन भी आ जाता है कि आपको उसने एक पैराग्राफ दे दिया, आरसी पैसेज टाइप का दे दिया, उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर्स फिल करने हैं। लगभग इतना ही आता है जो हमारा इससे आता है, वो लगभग इतना ही आता है। मैंने बता दिया फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, उसमें एडजेक्टिव वगैरह चेंज करने को, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, चेंज करने को आ जाता है, ठीक है। एप्रोप्रिएट आपको वो फिल करने को आ जाएगी। प्रीपोजिशन, फिलिंग प्रीपोजिशन काफ़ी आती है, उसका भी एक सेशन चैनल पर अभी मैं बना दूंगी, जब सीरीज इसमें चल रही है इसमें ये भी कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। एक आपके आ जाते हैं कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, ठीक है, इन सबसे आ जाता है। ग्रामर में लगभग इतना ही, इतने में सारा आपका कवर हो जाता है। इनडायरेक्ट डायरेक्ट, टेंस देख लीजिएगा, वर्ब देख लीजिएगा, ठीक है, और आपका क्या हो गया, टेंस वर्ब हो गई, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों में पूरा जितनी चीज़ें बताई हैं कवर हो जाता है। अब आइए वोकैब सेशन की बात करते हैं, ठीक है। वोकैब में देखिए सिनोनिम्स, ठीक है, सिनोनिम्स आते हैं। सिनोनिम्स में क्या, वही आपको सेम मीनिंग बतानी होती है कि कौन से सिनोनिम्स है। तो मान लीजिए वोकैब का तो बहुत अच्छा खासा पोर्शन आता है, लगभग 4 से 5 नंबर की आपकी सिनोनिम्स आती हैं, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी मान लीजिए 3 से 4 की आराम से आ जाती हैं, 3 से 4 की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाती हैं। इडियम एंड फ्रेजेस, ये सब तो आई होप कि किसी को इसमें प्रॉब्लम हुई नहीं बची होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा करा दी है मैंने, ठीक है। इडियम एंड फ्रेजेस भी ऐसे ही 4 से 5 मान लीजिए आ जाते हैं। करेक्टली स्पेल्ड भी आपकी 4 से 5 आ जाती हैं आराम से, ठीक है, 4 से 5 इसको भी मान लीजिए। एंटोनिम्स भी ऐसे ही आते हैं 4 से 5, ठीक है। एक और आपका आता है आइडेंटिफाइड द पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। इसमें किस तरह का आता है देखिए, इसमें कभी कभी क्या एक सेंटेंस आपको लिख देगा, ठीक है, पूरा मान लीजिए एक सेंटेंस लिख दिया उसने, और उसमें आपको बताएगा कि ये वाली कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। उसको छाटिए कि ये प्रपोजिशन पार्ट ऑफ स्पीच सबको पता है, नाउन प्रोनाउन ये सारे आर्ट होती है ना पार्ट ऑफ स्पीच, तो उसमें से आपको बताना पड़ेगा कि जिस पे इसने टिक लगाया है ये आपकी कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए, मान लीजिए इसने लिखा है यू कैन चेक, you can check online but you have to है, ठीक है, you have to do you have to do it before नाइट, ठीक है। अब इसमें क्या किया उसने, ये आया था एग्जाम्पल पिछली बार, इसने बिफोर में अंडरलाइन कर दिया और आपसे पूछ लिया कि ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये क्या है, बिफोर इज़ अ प्रीपोजिशन। तो एक ये इस तरह का भी पेपर में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आई होप पूरा पेपर का पैटर्न आपको अब क्लियर हो गया होगा कि कैसे पूछा जाता है पेपर में, कैसे क्या आता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के कौन से आते हैं। इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्टिव पैसिव इसके भी आराम से 2-2 क्वेश्चन मान लीजिए, 2 से 2 2-3 आराम से आ जाते हैं, ठीक है। आई होप कि सारा आपको क्लियर हो, मतलब कन्फ्यूज़न क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा और भी बच्चों की कन्फ्यूजन्स थी कि मैम कुछ बुक बता दीजिए इंग्लिश के लिए। क्या देखिए, अगर इंग्लिश के लिए आपको वोकैब्स पढ़नी है और ग्रामर भी करना है तो एसपी बख्शी की बुक इनफ है, ठीक है। अरिहंत की एक बुक आती है आपकी एसपी बख्शी, उसमें आपको सारा सब कुछ क्लियर पता चल जाएगा कि कौन सी आपकी कैसा वोकैब का सेशन उसका पढ़ सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह सब कुछ अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। आई होप की सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो गई होगी कि कैसे इंग्लिश में पढ़ना है, क्या चीज़ कितनी पढ़नी है, कितनी नहीं पढ़नी, क्या चीज़ छोड़नी है, जो कम आती है उसको छोड़ सकते हैं। लास्ट के टाइम पे नई चीज़ मत उठाइएगा। बाकी अब डेली रिवीजन का है, कोई भी नई चीज़ को हाथ लगाने से अच्छा जितना आपने पढ़ लिया उसको डेली का डेली रिवाइज़ करते चलिए, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।